राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के विषय समावेशी शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो आयोग हैं, संस्थाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि इनके अंदर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अंदर हमने जो यूनिट नंबर 2 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग को देखा था, उसके बाद RT 2009 को भी देखा था और उसके बाद अपने NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का भी अध्ययन किया। इस आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, बाल अधिकारों पर अभिसमय या बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी 20 नवंबर 1989 को UNO के द्वारा घोषित किया गया था। तो इस जो बाल अधिकारों को भारत ने 11 दिसंबर 1992 में अपनाया था, स्वीकार किया था। इसी के आधार पर भारत के अंदर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भी बना। जो बाल अधिकार आयोग था या बाल अधिकार अभिसमय था, घोषणा की गई थी UNO के द्वारा, उसमें 193 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और एक स्वीकृति प्रदान की गई थी कि जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का वचन दिया था, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का वचन दिया था कि किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के अंदर जो बाल अधिकारों का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए, उनके बारे में हम संबंधित बालकों के संबंध में अभिसमय के अंदर देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए, किस प्रकार से जो बाल अधिकार है वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है या समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। तो इसको हमने एक वर्णन है जो पॉइंट वाइज या टॉपिक वाइज बिंदुवार करते हैं कि इसके अंदर जो एक्ट है या अनुच्छेद है उसके अंदर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो सबसे पहले अपने इसका वर्णन करेंगे कि समान अधिकारों की व्यवस्था। नंबर 1 है समान अधिकारों की व्यवस्था। समान अधिकारों की व्यवस्था। तो बाल अधिकारों के अंदर कहा गया है कि किसी भी बालक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म का हो, उसके साथ अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है। सामान्य बालक की तरह ही अक्षम और वंचित बालकों को भी जीवन निर्वाह करने का अधिकार है और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इस अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक विद्यालय, प्रशासन और सरकारी तंत्र इस प्रयास करेगा कि इनके जो समस्या आ रही हैं उनको दूर किया जाए। तो समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है, चाहे वो बालक सामान्य बालक है, चाहे वो वंचित बालक है, अक्षम बालक है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का, समाज में रहने का समान अधिकार है। दूसरा पॉइंट है समान शिक्षा व्यवस्था। समान शिक्षा व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समान रूप से जिस प्रकार से सामान्य बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से अक्षम अपवंचित बालकों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, जिससे कि प्रत्येक गतिविधि में उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और उसके अंदर अक्षमता का अनुभव न हो, यानी कि उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे में कुछ कमी है, अक्षम बालक हूँ मैं या अपवंचित बालक हूँ, इस प्रकार की हीन भावना उस बालक के अंदर न आए। तो समान शिक्षा व्यवस्था हो और यदि अपवंचित और
अक्षम बालक है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास विद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी योग्यता और रुचि के अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सभी विद्यालय बालकों को विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार है, उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने का, जहाँ शिक्षा व्यवस्था को अपनाने का अधिकार है। तीसरा जो पॉइंट है, समान मनोरंजन व्यवस्था। समान मनोरंजन व्यवस्था समान मनोरंजन व्यवस्था से अर्थ है कि चाहे बालक अक्षम है चाहे वो सामान्य बालक है, उनको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में मनोरंजन की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाए, चाहे वो खेल कूद है, चाहे संगीत है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा है, चाहे वो अपने इसके विद्यालय के बाहर की जो सहभागिता वाली जो क्रियाकलाप है या सहभागिता से संबंधित जो क्रिया हैं उनके अंदर उनको शामिल किया जाए, जिससे कि वो अपना मनोरंजन और अपना विकास है वो कर सके। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि इन सभी गतिविधियों किसी न किसी रूप में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और उसको आगे विकास करने में अपनी योग्यता का, अपनी रुचि का विकास करने का मौका दिया जाए। इस प्रकार से उनको समान पाठ्यक्रम के तहत उसके अलावा मनोरंजन के जो साधन उपलब्ध करवाए जाएं जो कि उसकी योग्यता और रुचि के अकॉर्डिंग हो। नंबर 4 है व्यक्तिगत रुचियों का विकास। व्यक्तिगत रुचियों का विकास। हम समान शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो हमें समान शिक्षा के अंदर इतना हमने पढ़ा था कि सभी बालकों की जो रुचियाँ हैं वो योग्यता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत योग्यता है वो अलग होती है। तो उस व्यक्तिगत योग्यता के अलग होने के कारण वो सभी बालक समान जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। तो उन जो व्यक्तिगत रुचियां हैं उनको भी विकास करना विद्यालय स्तर पर, सरकारी स्तर पर उसका दायित्व बनता है कि उनकी व्यक्तिगत रुचियों का विकास किया जाए। उसकी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। उनकी जो निहित प्रतिभा है उनको निखारने का, उनको पहचानने का प्रयास किया जाए, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा के आधार पर समाज का सहयोग कर सके, समाज के काम आ सके और राष्ट्र के काम आ सके। तो एक मार्गदर्शन के रूप में चाहे विद्यालय स्तर पर हो चाहे सरकार स्तर पर हो, एक बालक का अधिकार है कि वो अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करे और इसी योग्यता रुचि को पहचानने का कार्य विद्यालय और सरकारी स्तर का है। तो व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना एक मुख्य जो बाल विकास के अंदर कहा गया है कि उस बालक की व्यक्तिगत रुचियों को पहचाना जाए और उसका विकास किया जाए। नंबर 5 है सर्वांगीण विकास की योजना। सर्वांगीण विकास की योजना। सर्वांगीण विकास की योजना का अर्थ है कि आपको विद्यार्थी बच्चे का सिर्फ शैक्षिक विकास ही नहीं करना, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी प्रकार का, उसमें खेल कूद के रूप में शारीरिक विकास आ सकता है, मानसिक विकास आ सकता है, नैतिक विकास आ सकता है, सामाजिक विकास आ सकता है। इसी प्रकार से संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास के अंदर आप उसकी भावनाओं को कंट्रोल में करने का जो एक स्वभाव है, जब भावनाएं कंट्रोल में कर सके, इस प्रकार से नैतिकता सिखानी है उनको, तो जो कि बालक अपने संवेगों को नियंत्रण कर सके। तो सर्वांगीण विकास की योजना, तो विद्यालय में अक्षम और अपवंचित छात्रों को सर्वांगीण विकास की योजना तैयार करनी चाहिए। उनके लिए शिक्षक प्रधानाध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सामाजिक कौशल विकसित किए जाए, बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए, लीडरशिप का विकास किया जाए। इसी प्रकार से विभिन्न जो कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक सब प्रकार के विकास करने का जो दायित्व है विद्यालय स्तर का है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल विकारों के अंदर
सर्वांगीण विकास की योजना है उनके बारे में बात की गई है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यदि उसके अंदर कुछ अक्षमता है तो उन क्षमता को पहचानते हुए उनके साथ जो प्रतिभा है उसको भी पहचाना जाए, उस प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर विकास करने का प्रयास किया जाए। जितना उसके अंदर विकास हो सकता है, जितनी उसकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको विकास करने का मौका दिया जाए। उसकी जो इच्छाएं हैं, रुचियाँ, उसको दबाया न जाए। छठा पॉइंट है विचारों की स्वतंत्रता। 6 नंबर है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप बालक को उसके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके अंदर जो इच्छाएं हैं उनको प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनको ऐसे अवसर दिए जाएं जो कि अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, अपने भाव प्रस्तुत कर सकें और समाज विद्यालय में सहयोग ले सकें, विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लें और उसके लिए अपने विचार रखें। उनके अंदर कुछ इस प्रकार की योजना बनानी है विद्यालय में, तो उनके विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक बालक को होनी चाहिए, चाहे वो अक्षम बालक है चाहे वो सामान्य बालक है। यदि हम इस प्रकार से विचारों की स्वतंत्रता देंगे तो वो अपने आप को आत्मगौरवित अनुभव करेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार से विचारों की स्वतंत्रता प्रत्येक बालक को होनी चाहिए, ये बालक का अधिकार है। नंबर 7 है विद्यालय में सम्मान। विद्यालय में सम्मान। तो सम्मान का मतलब ये है कि उसके अंदर उसकी आदर, उसकी भावनाएं हैं, उसकी कदर करनी चाहिए और इसी प्रकार से उसको नेतृत्व और सहभागिता के अवसर मिलने चाहिए। उसमें जो कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर होने चाहिए हो रहे हैं, उनमें विचारों का, कार्य में सहभागिता और उसको उस कार्य के लिए पुरस्कार भी देना चाहिए ताकि वो अपने आप को आत्मगौरवित अनुभव कर सके और आत्मसम्मान के साथ जागृत होगा और वो समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार से यदि विद्यालय में अपवंचित और अक्षम बालकों को सम्मान मिलेगा, उनके विचारों की कदर होगी, उनकी जो अपनी अनेक जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें उनकी सहभागिता होगी, तो वो अपने आप को आत्मविश्वासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके लिए क्या है, अपने आप को आत्मसम्मान के रूप में जागृत करेंगे और जो कि विद्यालय के में भी, समाज में भी और राष्ट्र तीनों के लिए सहयोगी होंगे। विद्यालय में सम्मान मिलना चाहिए। विद्यालय के अंदर बच्चों को समान जो गतिविधियाँ हैं, सहभागिता गतिविधियाँ, उनके अंदर उनको सहभागिता, उनके अंदर अवसर देने चाहिए ताकि वो विद्यालय में अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके और समान रूप से वो अपना कार्य कर सके और अच्छा कार्य करने पर उसको पुरस्कार भी देना चाहिए। इसी प्रकार से समान अपवंचित बालकों को, विकलांग बालकों को विद्यालय में एक सम्मान मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना विद्यालय जीवन है उसमें अंदर एक अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है समाज में सम्मान। समाज में सम्मान तो अपवंचित और जो अक्षम बालक हैं उनको समाज के अंदर सम्मान प्रदान करने की व्यवस्था हो। विद्यालय में अभिभावकों की बैठक में सभी अभिभावकों को ऐसे विद्यालयों के प्रति सकारात्मक भाव रखें, यानी कि समाज के जो लोग हैं, अभिभावक हैं, वो भी अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच रखें। किसके अंदर को बालक है, मेरा जो बालक है, अक्षम बालक है, अपवंचित बालक है, उसके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण न लाएं कि मेरा बालक जो इस प्रकार की है योग्यता है तो समाज के अंदर जीवन यापन नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। यदि अभिभावक उसको मोटिवेट करेंगे, उसके अंदर सकारात्मक सोच होगी तो बालक को वो सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे तो वो बालक, अक्षम बालक भी, वंचित बालक भी अपनी योग्यता के अनुसार जीवन निर्वाह कर सकता है और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। इस प्रकार से समाज की और अभिभावकों की और इसके साथ साथ विद्यालय शिक्षकों की भी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अक्षम बालकों के प्रति और अपवंचित बालकों के प्रति। जैसा कि अपवंचित शब्द इसलिए आता है कि अपवंचित
अपवंचित का मतलब जो वंचित रह गया, जो उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिला, वंचित बालक। तो वंचित का मतलब गरीब हो सकता है, उसको उस प्रकार की सुख सुविधाएँ नहीं मिली, उस प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिली जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। हालांकि अपवंचित बालक सामान्य बालक जैसे होता है मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी, लेकिन सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से वो अपनी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। चाहे वो विद्यालय दूर दराज में होना हो सकता है, चाहे वो गरीब परिवार से हो सकता है, इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो होता है सामाजिक रूप से अपवंचित बालक। तो ऐसे बालकों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और उसमें सामाजिक कार्यों के प्रति उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि वो समाज में अपने आप को उत्तरदायित्वपूर्ण महसूस कर सके कि मेरा भी समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है ना। आगे है समान सहभागिता। समान सहभागिता, समान सहभागिता से अर्थ है कि जिस प्रकार से सामान्य बालक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, सभी क्रियाकलापों के अंदर भाग लेते हैं, उसी प्रकार से अक्षम बालकों को भी, अपवंचित बालकों को भी समान रूप से सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाए। वो उनको भी क्रियाकलापों के अंदर या विद्यालय व्यवस्था के निर्माण में सहयोग लेना चाहिए उनका भी। इस प्रकार से सामान्य बालकों के बाद उनको भी विद्यालय व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास की भावना का विकास। आत्मविश्वास की भावना का विकास। बाल अधिकारों के अंदर बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने की बात कही गई है। जिस प्रकार से अपवंचित बालक है उसका कार्य व्यवहार देख करके उसके अंदर कोई त्रुटि रह गई है, उसको सुधार करके उसमें सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर आत्मविश्वास आ सके। कोई गलती कर रही, छोटी मोटी गलती कर रहा है तो उसको सुधार करके उसको पुनर्बल देना चाहिए, जिससे कि वो क्या है, आत्मविश्वासित हो सके और आत्मविश्वास से कार्य कर सके। क्योंकि अपने देखा है कि यदि कोई अक्षम बालक है, यदि हम उसको छोटे से कार्य कर लेता है और कार्य में जब वो सफलता प्राप्त कर लेता है, यदि हम उसको मोटिवेट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, वेरी गुड, तो वो चीज़ें उनके लिए पुनर्बल बन जाएगा, वो उससे आगे वाला कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास हो जाता है। यदि हम अपने उसी कार्य को कह देंगे कि नहीं ये कार्य तो क्या है, छोटा सा कार्य है, हमने कर दिया तो क्या हुआ, तो वो उस जो कार्य किया है उसके अंदर भी वो मन आगे का कार्य मन लगा कर नहीं कर पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे कार्य में सफलता प्राप्त करने पर उसे पुनर्बल देते हुए आगे विकास का साधन अपनाने चाहिए, जिस प्रकार से कि वो अपने आप को आत्मविश्वासित और गौरवान्वित महसूस कर सके। इसके लिए शिक्षक को समय समय पर सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष देखभाल की व्यवस्था। विशेष देखभाल की व्यवस्था। अक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, उनको देख रेख के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पहले ही हीन भावना होती है, उनके अंदर पहले ही मन कुंठित होता है कि मेरे अंदर जिस प्रकार की अपंगता है, चाहे वो शारीरिक से विकलांग है, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो उनका मन पहले से ही कुंठित होता है, उनको पहले महसूस होता है कि मैं समाज के लिए बोझ हूँ। तो इस प्रकार के बालकों को यदि हम छोटी सी बात के लिए हम डांट देते हैं या उसको अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो वो उसका जो मन होता है उसके अंदर गहरा आघात आता है कि मैं पहले से अक्षम हूँ, इस प्रकार से समाज मेरे को अलग कर रहा है। तो समाज से जो प्रकृति है, अलग है होने की प्रवृत्ति है, वो पहले से ही होती है। जैसे हमने पहले समावेशी शिक्षा में विशेष तक पढ़ा था, इस प्रकार के जो अक्षम बालक होते हैं वो समाज से ज़्यादा अलग रहते हैं, तो उनकी अक्षमता के कारण वो पहले से अलग रहने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसको दोबारा यदि उसकी कुछ
कमियों के कारण उसको डांट देंगे, फटकार देंगे, तो उसका जो मन है, जो कोमल मन होता है, उसके अंदर आघात पहुंचता है। इस प्रकार से हमें इस समय से संगठनों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, सुविधाओं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनके लिए विशेष देखभाल हो। उन संगठनों को प्रेरित करके, संगठनों का सहयोग करके उनके लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आर्थिक रूप से हो जाए, चाहे वो अन्य सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं हों, चाहे वो अक्षम बालक है तो उसके लिए सरकारी सुविधाएं दे करके, संगठनों के माध्यम से उसको सुविधा दे करके उसके विकास का साधन, विकास के रूप में आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता का विकास। इस प्रकार के बालकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए, उनके लिए इस प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, दायित्वों को समझ सके, अपने विविध कौशलों के माध्यम से विकास कर सके और अपना प्रत्येक जगह पर सम्मान प्राप्त कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की जानी चाहिए। वो चाहे व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा हो, चाहे वो कौशल विकसित के द्वारा हो। इस प्रकार के जो वंचित बालक हैं, अक्षम बालक हैं, उनको आत्मनिर्भरता का विकास करने में समाज का और शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उसके लिए सहयोग करे। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन है, इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह का मतलब जो पूर्व में बड़ी सी धारणाएं चली आ रही है, जो पूर्व में जो धारणाएं बनी हुई है वो पूर्वाग्रह कहलाते हैं। तो पूर्वाग्रह में ये धारणाएं बनी चली आ रही है कि जो अक्षम बालक हैं, विकलांग बालक हैं, वो जीवन में विकास नहीं कर पाते, वो अपने विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते। इस प्रकार की जो पूर्वाग्रह की क्षमताएं हैं या मान्यताएं हैं, उनको हटा देना चाहिए। आज हम जब आधुनिक युग में इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि इस प्रकार के अक्षम बालकों के लिए साधनों को उपलब्ध करवाने का, संगठनों के द्वारा सहयोग की व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं, तो ये पूर्वाग्रह की धारणा है कि लोग जिसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो समाज में नहीं रह सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो धारणाएं हैं उनको हटा देना चाहिए और उसके लिए बालक के विकास के लिए उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए बालक में, ताकि वो विकास कर सके। तो प्राय हमें मानना है कि अक्षम और अपवंचित बालक बालिकाओं में योग्यता और क्षमता की कमी होती है। इस पूर्वाग्रह को समाज से हटा देना चाहिए। पुण्य प्रतिष्ठा की व्यवस्था। नंबर 14 है पुण्य प्रतिष्ठा की व्यवस्था। अक्षम बालक है, वंचित बालक है, वो अपने आप को हीन समझते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही वो अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं समझते। इस प्रकार के बालकों को की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वो समाज में जी सके, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके और विद्यालय की जो शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो अक्षम एवं अपवंचित बालकों को पुण्य प्रतिष्ठा की व्यवस्था भी सरकार और विद्यालय व्यवस्था द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। इसके लिए उसको शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस आधार पर अक्षम और अपवंचित बालकों को अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होगा और वह शोषण से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इससे उनके शोषण करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, उनका शोषण नहीं होगा। तो जो भी सामान इसके लिए खोया है वो उसको पुण्य प्राप्त होगा। शिक्षा की व्यवस्था होगी तो वो अपने आप अधिकारों के प्रति जागृत होगा, तो वो अपने आप को शोषित नहीं समझेगा, अपना शोषण नहीं होने देगा, जिससे कि वो पुण्य प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल अधिकारों में जितने भी विषय में निर्धारित किए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं, वो मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा की व्यवस्था और समावेशी विद्यालयों की स्थापना से है।
और शिक्षा के आधार पर वंचित अक्षम बालकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। तो इन अधिकारों के तहत शिक्षा के अभाव के तहत जब बाल अधिकारों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, इनके यदि ये अधिकार अपने बालकों को न दिए जाएँ तो उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। तो बाल अधिकारों के तहत जो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके तहत अपने ये समय के अंदर पढ़े हैं। इससे हम यही पता चलता है कि इन बाल अधिकारों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और बालकों को समावेशी शिक्षा के रूप में विद्यालय समावेशी विद्यालयों की स्थापना के रूप में जोर दिया गया। इस प्रकार से हमने आज बाल अधिकारों के अवसमय के बारे में, प्रावधान के बारे में अध्ययन किया। कल हम नए प्रकरण से या नए विषय को लेकर के दोबारा आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।